बताइए। क्या लगा अभी तक? क्या सब लोग यहाँ पहुंच गए हैं? अभी पहुंच रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे? कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? हैं? जीवन तक पहुंच गए? यात्रा में कहाँ पहुंचे? अभी तो हम प्लेस कर सकते हैं अपने आप को। इतनी ही यात्रा है। कहाँ पहुंचे? चलो कम से कम इतना पता चल गया है कहाँ पहुंचे और कहाँ पहुंचना है। कोई भी यात्रा में दो चीजें पता चल जाए कि हमारा अभी का जो करंट स्टेट है, हम कहाँ खड़े हैं, और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमारा मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। दो चीजें होने से दो बिंदु स्थिर हो जाते हैं, दो ध्रुव बिंदु जिसको कहते हैं ना, कि इधर खड़े हैं और इधर पहुंचना है। उसके बाद हम दूरी तय करते हैं, समय तय करते हैं, कैसे जाएंगे वो तय करते हैं, है ना। तो हमारा 3 दिन में इतना पता चल जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुंचना है और कैसे जाएंगे, उतना ही काम है। पूरी शरीर यात्रा में इतना ही काम करना है। और यदि मान लो कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है ना, कोई यहां खड़ा है और यहां पहुंचना है सबको, तो जितना दूर खड़ा है उतना समय लगेगा, पर सभी को पहुंचना तो यहीं पे है ना। और यदि हम पहुंच गए तो क्या करेंगे? दूसरा पहुंचे उसके लिए कुछ मदद करेंगे, या हम लोग साथ साथ पहुंचेंगे। तो ये साथ साथ पहुंचने की बात है, साथ साथ मिलकर, सभी साथ मिलकर एक लक्ष्य को पा लें। इसके लिए सभी का प्रयास साथ मिलकर कैसे हो पाए, तभी ये चीज पूरी हो सकती है। ये भी हमने देखा कि यदि मैक्सिमम, यदि एक व्यक्ति अपना पूरा जोर लगा ले, पूरी ताकत लगा ले, ताकत यानी अक्षय बल, अक्षय शक्ति और शरीर की जितनी भी ताकत है, तो वो कितना हासिल कर पाएगा? एक व्यक्ति कितना हासिल कर पाएगा? यदि बात को ये समझ ले, या इसको समझने के लिए पूरा अपना सब कुछ लगा दिया, तन मन धन, एक व्यक्ति ने, तो वो कहां तक पहुंच पाएगा? बहुत बढ़िया, 1/4 अचीव हो जाएगा। यदि एक परिवार पूरा लग गया तो कहां तक पहुंच जाएगा? मैक्सिमम सेकंड। यदि पूरा समाज लग गया, और अगर यदि पूरे समाज ने प्रकृति के साथ इसको प्रमाणित कर दिया, तो सभी समझदार हो जाए, शिक्षा पूर्वक हो जाए, इसकी उपलब्धि के रूप में अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था जो उपलब्धि है, वो एक उपलब्धि है। उसके लिए प्रक्रिया जो है वो शिक्षा है, शिक्षा से वो व्यवस्था संभव है। ऐसी व्यवस्था को हम पा सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोग चारों स्तर पर क्या चाहते हैं? चारों स्तर पर क्या चाहते हैं हम लोग? व्यवस्था। व्यवस्था यानी सब व्यवस्थित हो। व्यवस्था सुंदर होती है, व्यवस्था अच्छी लगती है। जैसे हम लोग यहां सब बैठे हैं, यहाँ सब चेयर इधर उधर पड़ी है ना, ये बोर्ड आड़ा टेढ़ा है, पंखे कहीं लटक रहे हैं, तो ठीक लगेगा? हम क्या बोलते हैं उसको? अव्यवस्थित है। कैसा लगता है? एवरीथिंग इन ऑर्डर, सब कुछ व्यवस्थित है। हमारे शरीर में किडनी का काम किडनी नहीं करेगी, हार्ट का काम हार्ट नहीं करेगा, तो हम क्या बोलते हैं? रोग हो गया, शरीर में अव्यवस्था हो गई। और हमको चाहिए क्या? व्यवस्था। संबंधों में, परिवार में हम बोलते परिवार अव्यवस्थित है, हम बोलते हैं किसी के परिवार में कुछ छोटा मोटा होता है, उनका परिवार तो अव्यवस्थित परिवार है। ठीक नहीं, हम चाहते क्या है? परिवार में व्यवस्था हो। कोई एक जगह का कोई एक भूलोक, या जिसको हम बोलते हैं एक भूमि पर, कोई एक खंड में, कोई एक प्रदेश में, वहां के लोग ठीक नहीं होते, बोले वहां का समाज ठीक नहीं है, वहां चोरी चपाटी होती है, नहीं जाना चाहिए। तो हमारी अपेक्षा क्या है कि वो समाज व्यवस्थित समाज हो।
आज के समय में बोलते हैं समाज व्यवस्थित नहीं है। तो हमारी अपेक्षा है व्यवस्था की। हमने दो स्तर पे व्यवस्था की बात की, स्वयं में व्यवस्था यानी मानव में जो व्यवस्था है उसको पहचाना। हमने प्रकृति में जो व्यवस्था है, अस्तित्व में जो जैसा है उसको पहचानने के लिए प्रकृति में क्या व्यवस्था है उसको समझाना। उसको समझा, उसमें हमने देखा तीन अवस्था तो ठीक ही है, चौथी अवस्था जो है ज्ञान अवस्था यानी मानव जो है, सारी कमी वहीं पे है। यदि मानव व्यवस्थित होता है, मानव समझदार होता है, तो बाकी तीन अवस्था के साथ पूरकता पूर्वक जी सकता है। इसलिए मानव को समझदार होना ये बाध्यता है सभी मानव को। जब हम मानव कह रहे हैं तो मेरे अकेले की बात नहीं है, इस धरती पे रहने वाले सभी मानव को व्यवस्थित होना है, अगर हम ये व्यवस्था चाहते हैं। और अगर हम चाहते हैं मतलब हम चाहते ही हैं। इसको हमने सर्वेक्षण करके देखा अपने अंदर, सभी ने देखा कि सब ये चाहते हैं, निरंतर लक्ष्य के रूप में सब ये चाहते हैं। और इसीलिए सब चाहते हैं, इसीलिए सभी स्तर पर व्यवस्था को समझना, एक मानव के स्तर पर व्यवस्था को समझना, प्रकृति के स्तर पर समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना और समाज में व्यवस्था को समझना। तो अभी तक जो बात की उसमें कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। अभी तक जो दो व्यवस्था की बात की, मानव में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था। प्रकृति में व्यवस्था को हमने समझा इस तरह से, प्रकृति में व्यवस्था है, चार अवस्था के स्वभाव और धर्म है उसको समझना, जो परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ पे कोई पेड़ है उसका स्वभाव धर्म भी यही रहेगा, जो अफ्रीका में कोई पेड़ है उसका भी स्वभाव धर्म यही रहेगा। यहाँ पे जो जीव जानवर है उसका भी स्वभाव धर्म यही रहेगा। जो कहीं और है, किसी और खंड में है, वहां पे भी उसका स्वभाव धर्म यही रहेगा। तो ये निरंतर रहने वाला पक्ष है, उसका रूप बदल सकता है, गुण बदल सकता है। जो परिवर्तनशील है उसकी पहचान 4.5 में होती है, जो निरंतर चीजें है उसकी पहचान यहाँ से शुरुआत होती है और आगे जाके सारी क्रियाओं में स्वीकृत होकर निरंतरता बनी रहती है। इतना भाग है। ये सारा समझ जो है वो कहाँ होगा, शरीर में होगा या जीवन में होगा? ये सारी जो जानकारी आ रही है, सूचना आ रही है, समझ जो है, समझदारी जो है, वो कहाँ पे होगी? जीवन में। इसीलिए हमने जीवन को पहले समझा कि जहां पे वो होना है। और होना क्या है, किसकी समझ होनी है? तो इतनी ही समझ होनी है, विकास क्रम समझ में आएगा, विकास समझ में आएगा, जागृति क्रम समझ में आएगा, जागृति समझ में आएगी और सहअस्तित्व समझ में आएगा। यदि एक शब्द में अगर हम बोले, इस पूरी चर्चा से अगर हमको कुछ समझ में आया तो इतना ही समझ में आया कि सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व था और सहअस्तित्व रहेगा। यदि हमको रहना है तो हम उसको पहचान ले, वैसा हम जी ले। हमारे नहीं पहचानने से सहअस्तित्व नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, सहअस्तित्व तो है ही। हम उतना ही कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और हम वैसा अपना जीना व्यवस्थित कर सकते हैं। अस्तित्व में व्यवस्था है, अस्तित्व में व्यवस्था है। हमको उसको पहचान के स्वयं को, परिवार को, समाज को व्यवस्थित करना है, उतना हमारा रोल है। ठीक है, ठीक है। तो जो व्यवस्था है उसको हमने पहचाना कि अस्तित्व में कैसी व्यवस्था है। तो अस्तित्व में मानव में जो व्यवस्था है उसको हमने पहचान लिया, शरीर और जीवन के साथ साथ रूप में, संयुक्त रूप में। उसमें शरीर में कौन सी क्रियाएं चल रही है, जीवन को हमने क्रिया के रूप में पहचाना, कौन सी क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं को हम अपने अंदर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जीवन है, इसीलिए देख पाते हैं। देखना यानी समझना, हम समझ पाते हैं उन क्रियाओं को। उन क्रियाओं से आगे जब हमने देखा तो अस्तित्व में भी जो क्रियाएं हो रही हैं और जो क्रिया शून्य है, दो ही वास्तविकता है, एक तो क्रियाएं हैं और एक क्रिया शून्य। क्रिया शून्य को भी हमने समझा व्यापक के रूप में, क्रियाओं को भी हमने देखा, और सारी क्रिया जो है वो किस ओर गति कर रही है। सभी क्रिया जो है उसका डेस्टिनेशन क्या है? सारी क्रियाएं जो है वो पूर्णता की ओर है। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, ये पूर्णता की ओर है। क्यों पूर्णता की ओर है? क्योंकि जो व्यापक है वो पूर्ण है और पूर्ण में गर्भित क्रियाएं पूर्णता की ओर गति कर रही है। पूर्णता को पाने के लिए सबसे पहला ये वाला जो पूर्णता है, गठन पूर्णता, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। कोई रोल है नहीं मतलब उसमें मानव के प्रयास से कुछ नहीं हुआ। ये अस्तित्व सहज घटना है। अस्तित्व सहज यानी अस्तित्व में ये बना हुआ है। अस्तित्व सहज घटना के रूप में गठन पूर्णता यानी जीवन उपलब्ध हुआ है। अब मानव के लिए जो शेष बचा है, जो करने लायक काम है, या जो मानव के प्रयास से होगा,
दो पूर्णता होनी है, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। क्रिया पूर्णता यानी 10 क्रियाओं में जी पाना, आचरण पूर्णता जिसको आगे हम और थोड़ा बताएंगे कि मनुष्य का जो आचरण है वो पूरा हो जाना। यानी यहाँ पे जो प्रामाणिकता की बात की, उसको आज जो भी हम समझे हैं अनुभव में, उसको प्रमाणित कर पाना, अपने आचरण में ला पाना, ये बात शेष है। तो ये दो पूर्णता जो है जो मानव के प्रयास से पूरी होगी। तो एक ज्ञान की हमने बात की, जीवन ज्ञान। एक ज्ञान की हमने बात की, अस्तित्व दर्शन ज्ञान। अस्तित्व में व्यापक और इकाई को समझा, इकाई को और डिटेल में समझा। अभी जो शेष बचा है, 3 प्रश्न हमने शुरुआत में लिखे थे। हमको जानने के लिए 3 ही कैटेगरी में प्रश्न है। एक तो मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं क्या हूं, मैं मानव हूं, यानी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप। 2 प्रश्न के जवाब तो मिल गए। पूरा संसार क्या है? पूरे संसार में 2 ही वास्तविकता है, व्यापक है और इकाई। इकाई को भी हमने जाना डिटेलिंग में, कैसे इकाई है। क्रिया के रूप में अगर संसार को देखते हैं तो 3 ही क्रिया समझ में आती है, भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जीवन क्रिया है। ये जीवन क्रिया है। भौतिक रासायनिक जो है ये सब भौतिक रासायनिक क्रिया है, और क्रिया शून्य है यानी व्यापक है। तो संसार इतना ही है। तो ये वाला भी हो गया। अब जो तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये दोनों मैंने समझ लिया, अस्तित्व कैसा है, मैं कैसा हूं, अब मुझे निर्वाह कैसे करना है या हमको करना क्या है, हम जिएंगे कैसे। उसकी बात जो है वो यहां से शुरू आती है कि मानवीयतापूर्ण, मानव को समझ लिया। अब मानव जैसा है वैसा पूर्ण तरीके से यदि मेरा आचरण हो पाए, उसके लिए क्या वस्तु है, उसके लिए क्या अध्ययन की वस्तु है, तो वो हम बात करेंगे अभी। तीसरी बात, तीसरे ज्ञान की बात। और उसमें अगर हम देखेंगे व्यवस्था के रूप में, तो हमने 4 व्यवस्था में से स्वयं में व्यवस्था की बात की, प्रकृति में व्यवस्था की बात की, अभी परिवार और समाज, ये दोनों में व्यवस्था को देखेंगे और वो कैसे इस ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले लेते हैं परिवार। क्या लगता है परिवार किसको बोलेंगे? बता सकता है कोई? परिवार किसको कहेंगे? आप में से कोई पीछे से? परिवार मतलब परिवार क्या है? परिवार मतलब परिवार क्या है? जहां संबंध है। परिवार मतलब जहां संबंध है, जहां संबंध है। और कोई? परिवार मतलब संबंध है, इसीलिए अपेक्षाएं भी हैं। ठीक है। और परिवार क्या है? समाज जो है परिवार है, ठीक है ना। उसको आगे देखेंगे। परिवार से जो आगे का जो स्तर है, जिसमें बहुत सारे परिवार है, उसको हम समाज कह रहे हैं। साथ साथ रहना, परिवार संबंध है, अपेक्षा है, साथ साथ रहना, साथ साथ रहना। और कोई? एक दूसरे को समझना और समझना। परिवार मतलब एक दूसरे को समझना, ये संबंध में ही आएगा। संबंध में अपेक्षा है एक दूसरे को समझना। एक दूसरे को समझना जी। और कोई? और कोई? परिवार एक व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। परिवार एक व्यवस्था है। परिवार व्यवस्था, परिवार एक व्यवस्था है।
मैं और एक शब्द लिखता हूं इसके साथ। ये है कि नहीं? हम बोलते हैं ना हमारे परिवार की ये परंपरा है। परिवार एक परंपरा है कि नहीं है? धरती पे से अगर परिवार खत्म हो गए तो परंपरा बचेगी कि नहीं बचेगी? परिवार एक परंपरा भी है, परिवार एक व्यवस्था भी है। उसके डिटेलिंग में जाएंगे तो संबंध आएगा, अपेक्षा आएगा। अपेक्षा के रूप में एक अपेक्षा ये भी है कि हम एक दूसरे को समझे, ये भी ठीक है। हम लोग साथ साथ भी रहते हैं, हम साथ साथ अभी भी रहते ही हैं, हम लोग अभी साथ साथ ही बैठे हैं। ऐसे हम परिवार में भी साथ साथ ही एक छत के नीचे रहते हैं। पर क्या ये हो पा रहा है? क्या ये हो पा रहा है? हम एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझ पा रहे हैं? तो परिवार जो है वो परंपरा के अर्थ में है, परिवार व्यवस्था के अर्थ में है। हमने कभी परिवार को परंपरा या व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है क्या? परिवार एक व्यवस्था है, जैसे शरीर एक व्यवस्था है जिसमें हर एक अंग जो है उसका एक काम है, एक निश्चित काम है। और हर एक अंग जो है वो एक स्वयं में व्यवस्था है और एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। जैसे किडनी है, उसमें भी एक व्यवस्था है ना। नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उसके किडनी के स्पेशलिस्ट, तो वो उसके बारे में ही जानता है और उसका जो शरीर में क्या रोल है, भागीदारी है, उसको समझता है। तो हर एक अंग स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। कौन सी व्यवस्था में? शरीर को बनाए रखने की व्यवस्था में। अभी किडनी को ये समझाना पड़ता है कि तुमको ये करना है, स्वयं में व्यवस्थित है और व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। जैसे ये तीन अवस्था है। तो व्यवस्था का मतलब कि कुछ एक स्वयं में सुंदर तंत्र है जो चल रहा है। तो परिवार भी एक ऐसी व्यवस्था है और उसकी परंपरा भी बनी हुई है। आज हम बोले हम इस परिवार से आ रहे हैं, ये हमारा दादा का परिवार, परदादा का, सब किसी ना किसी परिवार में से ही आ रहे हैं ना। हमको वो 5-6 पीढ़ी वो रटवाते भी हैं कि हमारे दादाजी के पिताजी का नाम, उनके पिताजी के नाम, वो फैमिली ट्री है ना। वो एक अभी यहाँ तो पता नहीं, पर बाकी यहाँ पे भी आते ही होंगे। वो लिखने के लिए आते हैं, अगर परिवार में किसी का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, उसका पूरा आंकलन रहता है। यदि आप वहाँ पे चले जाओ गया में, तो आप बता दो तो वो बता देंगे फलाने फलाने गांव से, अच्छा ये आपके परदादा, ये आपकी पीढ़ी है, आप इस वंश के हो, है ना, ये आपका गोत्र है। तो परिवार की परंपरा बनी हुई है, ये हमको सभी को दिखता है। परिवार एक व्यवस्था के रूप में है, इसको हमने समझने का कभी प्रयास किया कि परिवार में क्या व्यवस्था है। अभी हम परिवार में जो व्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं? परिवार में मुख्यत्वे क्या काम होते हैं? फिजिकल रूप में देखते हैं कि भाई मदर है तो वो ये घर का ड्यूटीज का, माइक ले ली। हाँ, ड्यूटीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ड्यूटीज का फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस तरह का व्यवस्था हम देखते हैं बराबर। उसमें, लेकिन वो परिबंध इज चेंजिंग सो एंड एज वी सी के अभी विमेन आर ऑल्सो ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स, तो ये बिकॉज वो चेंजिंग है तो उसमें क्लैश है कि भाई सारा काम मैं क्यों करूं, ऐसा जो हो रहा है। तो परिवार को हम ऐसे देख रहे हैं कि हमने जो काम है, जो कार्य है, उसका बंटवारा कर दिया। ये काम जो है वो कुछ लोग करेंगे, है ना, ये काम जो है वो कुछ लोग करेंगे, ऐसा हमने परिवार को बना के रखा है। पर सर कुछ टू सम एक्सटेंट डिवीजन ऑफ लेबर इज नेसेसरी सो दैट डिवीजन ऑफ लेबर व्यवस्था बनी होने रहे। से एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि खाना पकाना, हाँ। एक तरह से हमने देखा कि एक लिंग जो है वो खाना पकाएगा, एक लिंग के जो है वो लोग खाना नहीं पकाएंगे, एक ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। ठीक है ना, इसी को हम देखते हैं। हाँ, मतलब वो उसमें लिंक नहीं होना चाहिए, बट डिवीजन इज नेसेसरी। होना नहीं चाहिए, हाँ। पर डिवीजन होना चाहिए। हाँ। वो बात ठीक है कि जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए कि ये काम कौन करेगा, नहीं तो पता चला किसी ने किया ही नहीं, घर में खाना ही नहीं बना। तो वो निश्चित होना चाहिए कि ये काम किसका है ना, ये आप कह रहे हो, वो निश्चित होना। पर अगर हम उसको लिंग के आधार पे करते हैं तो वो तो टूट गया। अभी तो लिंग के आधार पे भी छोड़ दो, अभी तो ये खाना ही नहीं बन रहा परिवार में, वो कोई और बना रहा है।
सारी चीजें जो परिवार में थी वो आउटसोर्स हो गई। एक परिवार जितना आज से 50 या 100 साल पहले करता था वो सभी चीजें आउटसोर्स हो गई, है ना। आप सुबह से देखो शाम तक कितनी चीजें हैं, कितनी सेवाएं हैं जो आप ले रहे हैं, जो आपके परिवार में नहीं हो रही। कितने उत्पादन है जो आप बाहर से ही ला रहे हैं, आपके परिवार में नहीं हो रहा। जैसे खाने को लेकर देखिए, सारे नाश्ते बाहर से आ रहे हैं, सब कुछ बाहर से आ रहा है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि भाई कौन करेगा, अल्टीमेटली करेगा कौन? एक समय पे कोई एक लिंग जो है जिसको हम कह रहे हैं पुरुष लोग जो कमाते थे, अभी सभी लोग कमाते होंगे, तो एक समानता हमने किस में ढूंढी? जो पैसा कमाएगा उसकी चलेगी। सभी लोग पैसा कमाने के लिए निकल गए, तो परिवार में सेवा कौन करेगा? उसके लिए फिर बाहर से आएगी। तो परिवार व्यवस्था टूट गई, क्योंकि परिवार में एक ही कार्यक्रम बचा है कि पैसा कमाना। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सेवाएं भी ली जा सकती है, एकमात्र। और जो पैसा कमाएगा उसका स्वामित्व होगा, उसका डेफिनेशन या उसका डोमिनेशन चलेगा। तो परिवार टूट गई। तो इसमें परिवार व्यवस्था कहाँ हुई? परिवार की जो महत्व है, या परिवार क्यों चाहिए, परिवार की आवश्यकता ही क्यों है, ये पहचान में नहीं आई तो परिवार की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं पहचान में आई इसलिए परिवार टूट गए। हमने ये भी देखा पिछले 50-100 साल में जॉइंट फैमिलीज, है ना, बड़ी बड़ी फैमिली, 15-20-25 लोग, 4 भाई 2 बहनें, सब लोग साथ में रह रहे हैं। वहां से आया नीचे कौन सा आया कि भाई माता पिता और बाकी 2 लोग साथ में रहना है, 2 पीढ़ी जिसको हम कह रहे हैं ना। 3 पीढ़ी टूट गई, 2 पीढ़ी। जॉइंट फैमिली से वो और संकीर्ण होकर 2 पीढ़ी, उससे भी कम अभी तो है हस्बैंड वाइफ। बच्चा भी नहीं करना क्योंकि वो तो बोझ हो जाता है, हम लोग फिर फ्रीडम नहीं मिलती। उससे भी कम में आया सिंगल रहना है। ये सब झंझट ही छोड़ो, क्यों शादी वादी करे भाई, ये परिवार तो बड़ी झंझट है। आज की स्थिति है जो हमने 2 वाद देखे ना, भौतिकवाद और आदर्शवाद। भौतिकवाद में परिवार यहां आके खड़ा हो गया कि सिंगल रहेंगे तो झंझट नहीं है। वहां पे कंपनी भी ऐसे सोचती है, यदि आदमी अकेला रहेगा हमारी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी। यदि जॉइंट फैमिली है तो प्रोडक्ट उतना कंजप्शन नहीं होता। अब सामान्य देखो ना, बल्क में खरीदोगे सस्ता ही पड़ेगा ना। यदि एक छोटा पैकेट ले रहा तो महंगा पड़ता। तो कंपनी भी ऐसे सोचती है, ज्यादा मुनाफा है। यदि आदमी अकेला हुआ तो आदमी अकेला होगा, डिप्रेस होगा, ज्यादा खाएगा। सर अभी रिसेंटली न्यूज में पढ़ा था, वन गर्ल मैरिड हरसेल्फ। अरे वाह, ये तो बहुत, मतलब अब दूसरे से भी शादी नहीं करनी, खुद से ही शादी कर दी। आदमी यहां तक पहुंच गया कि जॉइंट फैमिली से अब सिंगल, एक ही अकेले रहना है क्योंकि मुझे मेरी कंफर्ट चाहिए। क्योंकि परिवार के महत्व को जाना नहीं, ऐसे परिवार जीते हुए मिले नहीं। दोनों ही चाहिए। शिक्षा में परिवार का कोई जिक्र ही नहीं है। सारा जो अर्थतंत्र है वो उसी में है कि जितना आदमी अकेला होगा उतना ज्यादा सामान बिकेगा। यहां तक हम पहुंच गए। परिवार एक व्यवस्था है, परिवार एक परंपरा है। इस अर्थ में जो परिवार की सही पहचान होनी चाहिए आज तक शिक्षा में उपलब्ध नहीं हुई। सर परिवार का आपने ये जो डेफिनेशन दिया, हाँ, सही है। कैसा होना चाहिए उस पे एक लाइन है, उस पे एक लाइन है, द होल शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। द होल शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब जिसमें हम कहेंगे सर्व शुभ में स्वशुभ समाया हुआ है, सभी के शुभ में मेरा शुभ समाया हुआ है ना। वो चाहे परिवार हो, समाज हो, एक सूत्र में अगर कहेंगे तो सर्व शुभ में स्वशुभ समाया हुआ है। वो बड़ा है, वही व्यक्तिवाद से बड़ा है। हम जो ये बात की है ना, जैसे मैंने बोला भौतिकवाद में हम यहां तक पहुंच गए। पिछले 100 साल पहले ज्वाइंट फैमिली से हम सिंगल तक आ गए, सिंगल शादी भी कर रहे हैं, है ना। अभी आदमी के अकेलेपन की पराकाष्ठा देखो। जैसे आपने बोला ना सिंगल शादी कर रहे हैं, आज से कुछ 5-7 साल पहले कहीं पे कोई एक जगह मैंने पढ़ा था, किसी ने उसमें कुछ मूवी बनाई थी। उसमें ऐसा होता है जैसे अभी वो एलेक्सा जो आप यूज करते हो, या गूगल मैप पे कोई सीरी वीरी जो होता है, उसने उससे शादी कर ली। जो सिस्टम है जो कुछ बताता है ना, फैन ऑन कर दो तो वो एलेक्सा ऑन कर दो, उससे शादी हो गई, उससे फिर वो बात करता है। यहां तक आदमी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अगर मानव के साथ रहना है, वो आया नहीं, वो बड़ी झंझट है उसको झेलना। तो इतना मानव का जो व्यवहार है इतना संकीर्ण हो गया कि आदमी को लगता है किसी के साथ रहा नहीं जा सकता, कोई रहने लायक नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूं।
ये भौतिकवाद की देन है। यहाँ तक आके हम पहुंच गए, क्योंकि हमने जो भी निर्णय लिए वो कहाँ से लिए सारे निर्णय। इसमें एकरूपता कभी हो पाएगी? पहले 15-20 लोगों में एकरूपता नहीं हुई तो 10 हो गए, 10 से फिर नहीं हुई तो 5 हो गए, 5 से जब नहीं हुआ तो 2 हो गए, 2 में एकरूपता नहीं हुई तो फिर कहां तक आ गए? 1। एक में भी एकरूपता नहीं होती, कभी कुछ अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है, क्योंकि परिवर्तनशील चीजों को ही हमने लक्ष्य माना। तो वहां से फिर डिप्रेशन हुई और फिर वहां से सुसाइड हुआ। यहां तक हम पहुंच गए हैं, ये है स्थिति। अब आदर्शवाद की बात कर लेते हैं थोड़ी। वहां पे परिवार को क्या माना? यदि मोक्ष पाना है तो परिवार एक बाधा है, परिवार छोड़ के जाओ, कहीं गुफा में जाके बैठो तो मोक्ष होगा। ये सब मोह है, ये सब झंझट है, संसार एक माया है। तो वहां परिवार को क्या माना? सभी लोग क्या बोलेंगे? हमको तो मोक्ष के लिए जाना है, बस तुम्हारा निपटे फिर मैं जाऊंगा। मतलब यहां पे जीना जो है वो अच्छा नहीं है। दोनों ही जगह परिवार का अवमूल्यन हुआ, इसीलिए दोनों धाराओं से बहते हुए आज अभी इस समय में परिवार टूट गए। हम इस जगह पे पहुंच गए। आज की स्थिति में परिवार टूटे हुए हैं। कारण इतना ही है कि हमने एक व्यवस्था के रूप में, एक परंपरा के रूप में परिवार को नहीं पहचाना है। अब कैसे पहचानेंगे? 2 विधि हो सकती है, या तो शिक्षा में उसका प्रावधान हो, दूसरा ऐसे परिवार को जीते हुए हमको मिले। 2 ही विधि हो सकती है। तो कोई भी परिवार ऐसा जीता हुआ कब मिलेगा? जब उसको ऐसी शिक्षा मिलेगी। तो प्रथम चरण तो यही है कि ऐसी शिक्षा उपलब्ध हो जिसमें परिवार जो है उसका महत्व या परिवार की आवश्यकता को बताया जाए। तो आज हम उसकी बात करेंगे अभी कि परिवार एक व्यवस्था के रूप में कैसा है। तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। इस अस्तित्व में सबसे छोटी व्यवस्था क्या है? सबसे छोटी व्यवस्था पूरे अस्तित्व में, हमने सब कुछ देखा, पूरे अस्तित्व में जैसे हमने देखा कि सोलर सिस्टम एक है ना? सोलर सिस्टम व्यवस्थित है। सूरज रोज उगता है, टाइम से उगता है कि एक दिन बोलता है नहीं आज छुट्टी, है ना? सब टाइम से हो रहा है, सभी एक निश्चित दूरी में है, ग्रह गोल टकरा तो नहीं जाते ना, सब सिस्टम से चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। इस धरती को देखते हैं, सोलर सिस्टम में इस धरती को देखते हैं तो धरती अपने आप में एक व्यवस्था है और सोलर सिस्टम में भागीदारी कर रही है। इस धरती पे हमने देखा ये चारों अवस्थाएं, ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। मानव ही सिर्फ नहीं है, बाकी 3 व्यवस्थित है ना? यदि इसमें भी देखेंगे तो पदार्थ अवस्था जो सबसे छोटी अवस्था है, जिससे फिर प्राण और जीव और फिर आगे बना, पदार्थ अवस्था में भी मिट्टी, पानी, जो भी हवा है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी व्यवस्था क्या है? एटम। सबसे छोटी व्यवस्था जो है, जिसको हम बोलेंगे जिसमें व्यवस्था है, इसको हम कह रहे हैं एटम, परमाणु। एटम एक व्यवस्था है, अपने आप में एक व्यवस्था है। पार्टिकल क्या व्यवस्था है? अंश। अंश को हम व्यवस्था नहीं कहते, क्योंकि अंश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ना? एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है। इसीलिए अस्तित्व में जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी व्यवस्था जो है वो हमको परमाणु में दिखती है। सही है क्या गलत? परमाणु में दिखती है कि नहीं दिखती व्यवस्था? ये हो गया अस्तित्व में, है ना? जड़ जिसको बोल रहे हैं। मानव यानी मानव के साथ में जो व्यवस्था है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट व्यवस्था क्या है, जिसको हम मानव समाज कह रहे हैं, उसमें सबसे छोटी जो व्यवस्था का, जिसके बोले व्यवस्था मतलब क्या? जिसमें सभी कुछ समाया हुआ हो, है ना? जैसे हम लोग ऐसा कहते हैं कि चावल पक गया, वो एक दाना अगर हम चेक करते हैं उनको पता चलता है ना? तो एक से सभी कुछ पता चल गया, तो उसमें सब समाया हुआ है ना? तो वैसे ही हम देखते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था कि जिसमें जो बड़ी व्यवस्था है उसके सारी चीजें उसमें आ गई, उसको हम कहेंगे छोटी व्यवस्था। मतलब इसका छोटा रूप देखना हो तो इसमें दिखेगा। जैसे एक बच्चा होता है, उसको बोलते हैं तुम्हारे पापा जैसा दिखता है, तुम्हारी मम्मी जैसा दिखता है ना?
तो उसकी छोटी व्यवस्था, उसके सारे नाक कान इसमें दिखते हैं, छोटे स्वरूप में है। उसका बड़ू स्वरूप जब वो बड़ा होगा तब होगा, पर उसकी झलक जो है हमको इसमें मिलती है, उसका छोटा स्वरूप। तो जैसे हमने अस्तित्व में सबसे जो व्यवस्था का छोटा स्वरूप देखा, परमाणु ही फिर विकसित होके आगे जाके कुछ परमाणु बॉन्ड बनाएगा, अणु बनेगा, अणु में से फिर वो विकसित होके कोई मिट्टी धातु, उसमें से फिर प्राण अवस्था, उसमें प्राण अवस्था में से ही शरीर बनेगा, उसी में से कोई गठन पूर्ण हुआ और जीवन बना। तो शुरुआत वहां से हुई। तो मिनिमम ऑर्डर, जिसको मिनिमम व्यवस्था जो कह रहे हैं, वो परमाणु है। वैसे ही मानव समाज में जो मिनिमम व्यवस्था है वो परिवार है। मानव जो है वो अंश जैसा है, इसीलिए मानव को व्यवस्था नहीं कहा। मानव में व्यवस्था हमको समझा, पर अगर मानव मानव संबंध में व्यवस्था को देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट परिवार है। क्यों है? क्यों परिवार में व्यवस्था का स्मॉलेस्ट, या जिसको बोलते छोटी से छोटी व्यवस्था जो पूरे समाज में दिखेगी, वो मानव है। क्यों ऐसा है? एक परिवार में एक ही लिंग के व्यक्ति होते हैं या अलग अलग लिंग के होते हैं? जरूरी है ना? एक परिवार में एक ही आयु के व्यक्ति होते हैं अलग अलग? एक परिवार में एक ही वंश के लोग होते हैं या अलग अलग? एक ही वंश के होते हैं। शादियां होती है कि नहीं होती है? क्यों जरूरी है ये भी बताते हैं। हाँ, उसको भी देखेंगे। यदि ये जो व्यवस्था है इसकी परंपरा बननी है तो लिंग वाला जरूरी है। क्यों जरूरी है उसको भी समझेंगे हम लोग। पर इसको हम परिवार कहेंगे। समाज में भी हमको इतना ही मिलता है ना। समाज मतलब क्या? स्त्री पुरुष है, अलग अलग आयु के लोग हैं, अलग अलग वंश के लोग हैं। समाज में इतना ही है कि कुछ अलग है? इससे भिन्न कुछ है? हम जिसको समाज कह रहे हैं उसमें अलग अलग लिंग, यानी स्त्री है, पुरुष है, आयु है अलग अलग, छोटे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, है ना, सभी लोग हैं। वंश के लोग हैं अलग अलग, यानी दो शरीर से जो शरीर जो हुआ बच्चे का वो एक वंश हुआ, वैसे अलग अलग लोग हैं। इतना ही है ना। तो ये सारी चीजें परिवार में है कि नहीं? मतलब हम सही परिवार की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था के रूप में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि आज से 50 साल 100 पहले ऐसा था ही, हर लिंग के लोग थे, हर आयु के लोग थे, हर वंश के लोग थे। जैसे कोई भी शादी होती है, घर में कोई आता है तो हम बोलते हैं कल्चर बदल गया, है ना। कोई अलग वंश का, जिसको हम बोल रहे हैं पति पत्नी जो है, तो वो जब आते हैं घर में तो कुछ एक कल्चर बदलता है। तो दूसरे वंश का भी होना परिवार में जरूरी है। एक ही वंश में तो शादी होगी ही नहीं ना, एक गोत्र में भी नहीं होती थी। तो ये समाज में जितने भी भिन्नताएं हैं वो सारी भिन्नताएं परिवार में मिलती है। इसीलिए परिवार को बोला कि समाज का आईना है। आज के परिवार कैसे जी रहे हैं वो आज के समय का आईना है। मतलब समाज में जो भी चल रहा है वो आपको परिवार देखने से पता चलेगा कि समाज कैसा है। जैसे आपने बोला ना, कभी एक लिंग के भी नहीं होते, तो उससे पता चल रहा है कि समाज कहाँ जा रहा है। 100 परिवारों को उठा के देख लिया अलग अलग सैंपलिंग, तो हमको समाज की स्थिति पता चल जाती है, क्योंकि परिवार एक व्यवस्था है। तो समाज में जितनी भी भिन्नताएं हैं वो सारी परिवार में पाई जाती है। अच्छा, परिवार में अभी हम ये देखेंगे परंपरा के रूप में। ये हो गया क्योंकि हम समाज की बात करें तो समाज की सारी भिन्नताएं परिवार में पाई जाती है, इसलिए परिवार एक व्यवस्था के रूप में है। अब व्यवस्था के रूप में जब हम परिवार को देख रहे हैं तो परिवार की परंपरा कैसे बनेगी? उसके लिए कुछ संबंध होंगे परंपरा बना के रखने के। अब परिवार में कितनी पीढ़ी होनी चाहिए तब परंपरा बनेगी? मिनिमम कितनी पीढ़ी होने से परंपरा बन सकती है? 2 तो मिनिमम होनी चाहिए। और एवरेज लाइफ स्पैन जिसको बोलते हैं, एवरेज एक आदमी जो जीता है उसका जो शरीर यात्रा है वो कितना होगा? 80। एक अमूमन आप आंकड़ा पकड़ के चलते हैं कि एक आदमी 80 साल जीता है, 80 साल जी रहा है। 80 साल में यदि वो शादी वादी करता है, बच्चे बच्चे होते हैं, उनके बच्चे भी शादी करते हैं, तो कितनी पीढ़ी देख पाएगा वो? 3 या 4, मतलब 4, 3 तो मिनिमम। अगर जल्दी शादी हो 4 भी, 3 तो मिनिमम होगी ना।
मिनिमम 3 पीढ़ी, मिनिमम जिसको कह रहे हैं 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी जो है वो परिवार, 3 पीढ़ी में ये सब होगा कि नहीं होगा? ये तीनों 3 पीढ़ी होने के लिए शादी करना जरूरी है। 2 लिंग के लोग भी होंगे, शादी होगी तो कहीं बाहर दूसरे परिवार से ही होगी, 2 वंश के भी लोग होंगे। और अगर 3 पीढ़ी है तो 3 आयु वर्ग के लोग भी हो गए, एक बच्चा है, एक जिसको हम कह रहे हैं यंग है, वयस्क है, और उसके साथ में कोई एक बुजुर्ग है। अब ये जो 3 पीढ़ी वाली व्यवस्था है उसकी कल्पना करिए। देखिए परिवार का मुख्य काम क्या है अभी ये देखते हैं। अब तो परिवार की बातें हो गई, परिवार में क्या क्या होना है। जैसे हमने मानव को किस रूप में पहचाना था? मानव क्या है? मानव इकाई है, पर मानव कैसा है? मानव को कैसे समझा था हमने? शरीर और जीवन, शरीर और जीवन, शरीर और जीवन, मानव। शरीर की आवश्यकता और जीवन की आवश्यकता अलग अलग है, एक जैसी है? अलग अलग है। शरीर की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कैसे होगा? शरीर की आवश्यकताएं मतलब क्या लगेगा? शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमको सुविधा चाहिए। बढ़िया, माइक ऑन करके बोलिए, जब भी बोलिए तब। इसके लिए सुविधा चाहिए, यानी कोई वस्तु चाहिए या सेवा चाहिए। सुविधा यानी कोई फिजिकल जो कोई वस्तु है या कोई सेवा चाहिए। जैसे खाना बना के देना, ये सेवा हो गया। खाना बनाने के लिए जो भी सामान है ये वस्तु हो गई, है ना? जो भी अनाज है, दाल है, पर वो सब वस्तु होने से यदि बना के कोई नहीं दे रहा तो वो सेवा भी नहीं हो रही ना। तो वस्तु और सेवा दोनों चाहिए हमको। अब हम घर में पकाए, कोई हमको पका के दे, बाहर से लाए, अल्टीमेटली शरीर बना के लिए हमको वस्तु और सेवा चाहिए कि नहीं चाहिए? सुविधा के रूप में जो भी मिल रहा है वो इसी रूप में मिल रहा है। जैसे हम कार लेके जा रहे हैं तो हमको कार भी चाहिए, उसमें पेट्रोल भी चाहिए। यदि हमको कार चलाना नहीं आता तो कोई चलाने वाला भी चाहिए, तो वो सेवा है। सेवा यानी उसको देखेंगे, उसका पैसा लेते हैं वो लोग। कुछ परिवार में ऐसी सेवाएं जिसका पैसा नहीं है। घर में माँ खाना बनाती है तो चार्ज करते हैं क्या? 2 प्रकार की सेवा है, एक जो है जिसमें कोई प्रतिफल नहीं है पैसे के रूप में, और एक है जिसमें प्रतिफल है। तो कुल मिला के शरीर को बनाए रखने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए। ये कैसे प्राप्त होगी? आज भी सभी परिवारों में ये कैसे आता है? कैसे आता है? श्रम से। कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? कोई काम करते हैं, या तो नौकरी करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं जहां से आ रहा है। यानी कि 2 ही चीजें हम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं या विनिमय कर रहे हैं। ये 2 प्रकार के काम कुछ हो रहे हैं जहां से ये सारी चीजें उपलब्ध होती है, जिससे हम वस्तु और सेवा को प्राप्त कर सके। जो शरीर बनाए रखने के अर्थ में विनिमय यानी जैसे व्यापार आप करते हैं, पर वो आज के समय में जो व्यापार हो रहा है उसको विनिमय नहीं कह रहे, पर अभी के लिए उतना समझ लीजिए ना, चीजों को लाके कहीं और पहुंचाना, एक्सचेंज, एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो अभी हम यही इतना ही कर रहे हैं। सारी जो दुनिया है इतना करके ये सब प्राप्त कर रही है। सारे परिवार में यही काम हो रहा है ना। उत्पादन में सेवा भी आ गया, यानी जो भी जॉब हम कर रहे हैं नेकरा, जो उसको सेवा ही बोलते हैं ना। नौकरी को हम लोग जब रिटायर होते बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवा निवृत्त हुए। तो एक प्रकार की सेवा है। और भी सारी सर्विसेज जिसको कह रहे हैं, सर्विस सेक्टर, ये सारी सेवा है। और ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो सारा जो भी वस्तु है या सेवा हम प्राप्त कर रहे हैं आज भी, वो इसी से हो रहा है। तो परिवार में शरीर के अर्थ में ये दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं ना सभी परिवार में। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी फीस जो भर रहे हैं वो माँ बाप कहाँ से भर रहे हैं? यही सब करके भर रहे हैं। दूसरा, जीवन के लिए शरीर में क्या जीवन के लिए परिवार में क्या हो रहा है? जीवन की आवश्यकताओं के लिए। जीवन की आवश्यकता क्या है? सुख पाने के लिए। सुख पाना। जीवन की आवश्यकता है सुख पाना। सुख पाने के लिए परिवार में क्या कार्यक्रम है? जैसे शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए कार्यक्रम हमको समझ में आ गया, उत्पादन करो, सेवा या जो भी है वो सब करके कुछ ऐसी धन अर्जित करो जिस धन से हमको जो वस्तु और सेवा चाहिए वो हम ले पाए। उसके लिए हम इतना ही करते हैं, या तो कोई वस्तु मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या तो कोई वस्तु लाके कहीं बेच रहे हैं, या फिर
कोई सेवा ऐसी कर रहे हैं जो इस वस्तु को लाने, ले जाने में, बेचने में, उत्पादन करने में सहायक हो। ये करके हम जो धन अर्जित करते हैं उससे फिर हमको जो चाहिए वो वस्तु और सेवा ले लेते हैं। ये कार्यक्रम हो गया परिवार का। जो शरीर के अर्थ में, जीवन के अर्थ में हमको सुख चाहिए, है ना, उसके लिए परिवार में क्या कार्यक्रम है? समझदारी। उत्सव मनाते हैं हम, सुखी होने के लिए उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाना, उत्सव मनाना। उत्सव में क्या करते हैं? आरती पूजा करते हैं, उससे सुखी हो जाते हैं क्या? मतलब उत्सव मनाते हैं, साथ में रहते हैं, उसमें होता क्या है? उतना ही कि हम बातचीत नहीं करते, इसलिए सुखी रहते हैं। यदि उसमें भी बातचीत करना शुरू कर दिया तो वहां फिर इसका वो शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए उसमें अच्छा इसलिए लगता है कि कोई बातचीत नहीं है, कुछ हम कहीं और ध्यान लगा रहे हैं और सब लोग उसमें लगे हैं। परिवार का कार्यक्रम, एक जो चीज हमें सभी परिवार में होती है, उसको अगर मैं एक शब्द में लिखूं, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको हम कह रहे हैं व्यवहार। सुबह से शाम तक हम व्यवहार करते हैं कि नहीं करते? सारी पीड़ा कहां पे है? हमको इसलिए ज्यादा पीड़ा है कि हमको रोटी चाहिए थी और हमको दाल दिया, या इसलिए ज्यादा पीड़ा है कि व्यवहार ठीक नहीं किया? तो जीवन की आवश्यकताएं जो है वो पूरा करने के लिए परिवार में एक कार्यक्रम है जिसको हम कह रहे हैं व्यवहार, जो सुबह से शाम तक हम कर रहे हैं, और इसकी पीड़ा और इसका सुख दोनों ही जीवन भोगता है। सारी पीड़ाएं भी यहाँ भोगना होता है, सारी अच्छी चीजें भी यहाँ भोगना होता है। अभी ये व्यवहार कैसा है? मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा ये व्यवहार ठीक है, यदि मुझे नहीं अच्छा लगा तो बोला व्यवहार ठीक नहीं है। तो व्यवहार को भी हमने सही अर्थ में नहीं पहचाना, वो हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पे हम व्यवहार को पहचानते हैं। और जो हमारी अनुकूलता के आधार पे परिवार में सदस्य हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हम उनके ज्यादा करीब होते हैं। जो हमारी अनुकूलता के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, हम उनसे ज्यादा दूर होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए व्यवहार को, उसको ठीक से, उसका व्यवहार का जो लक्ष्य है उसको नहीं पहचाना। उसको मैं और एक शब्द लिखता हूं, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं क्योंकि बहुत बड़ा है। न्याय। परिवार का एक कार्यक्रम और है जीवन के लिए जिसको हम कह रहे हैं न्याय। न्याय में जी पाना। न्याय क्या है उसको हम देखेंगे और विस्तार से। अल्टीमेटली न्याय क्या है? हम सभी लोग न्याय चाहते हैं, छोटा बच्चा भी न्याय चाहता है। अभी हमने देखा वो न्याय का याचक है। न्याय वस्तु रूप में क्या है, ये यदि हमको स्पष्ट हो जाए तो हम न्याय प्रदाय भी कर सकते हैं, हम न्याय में जी भी सकते हैं। न्याय को हमने कैसे पहचाना है अभी तक? कोई बताएगा न्याय मतलब क्या? मुझे जो ठीक लगे वो करे उसको न्याय बोलेंगे? क्या लगता है न्याय मतलब क्या? कोई बताएगा न्याय? न्याय पहली बार सुना शब्द के पहले सुना है? क्या सुना है न्याय मतलब? न्याय की कोई तो कल्पना रहती है, हम सभी लोग कुछ ना कुछ उसको माने ही है। फेयरनेस। फेयरनेस। फिर न्याय मतलब क्या बोले आप? कोई बोला वहां से? माइक ले लीजिए, जोर से बोलिए। न्याय मतलब बोलो बोलो, संकोच मत करो। क्या पता तुमको सही पता हो और हम लोग को ज्ञान हो जाए। बोलिए बोलिए, संकोच मत करिए। क्या न्याय मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे, लोग हंसेंगे, कम से कम बोलने का विश्वास तो आएगा। देखो अपने अंदर जो है उसको व्यक्त करना, ये भी एक विश्वास है। आज जो लोग हंस रहे हैं कल जाके वो तारीफ भी करेंगे अगर हम सही हैं तो व्यक्त करो।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोर्स नहीं है ये, ऐसा कोई नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ये। आपको सहज रूप में जो लगता है, न्याय, न्याय शब्द सुन के आपके अंदर क्या कल्पना होती है? जब मैं बोल रहा हूं न्याय, कुछ तो चित्रण बनेगा, क्या बनता है? सत्य का साथ देना। सत्य का साथ देना, बढ़िया। क्या नाम है आपका? रुचित। रुचित भाई, न्याय मतलब सत्य का साथ देना। न्याय को हमने देखा सत्य का साथ देना, बढ़िया है। जो सच है उसके साथ खड़ा रहना, जो सही है उसके साथ खड़ा रहना, है ना, उसके साथ खड़ा रहना मतलब न्याय। सही क्या है? संबंध की निरंतरता को, जो निरंतर है, उन चीजों की पहचान की और निर्वाह किया, मतलब न्याय हुआ। न्याय पूरा कब हुआ? अब हम न्याय को खोल देते हैं। न्याय क्या है? न्याय क्या है उसको मैं पूरी तरह से लिखता हूं कि न्याय कब हुआ। न्याय न्याय की परिभाषा है, ये न्याय की परिभाषा, संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। अभी शब्द से मत घबराइए, उसके अर्थ हम पता लगा लेंगे। अभी तक पता लगाए ना सारे शब्दों के अर्थ? भारी लग रहे हैं क्या शब्द? भारी लग रहे हैं? क्योंकि अर्थ पता चलने से शब्द जो है हल्के हो जाते हैं। तो न्याय जो है उसको हमने 4 भाग में देखा। न्याय कब पूरा हुआ? सबसे पहला भाग है संबंध की पहचान, निरंतरता के अर्थ में। मूल्यों का निर्वाह, न्याय में होता क्या है? मूल्यों का निर्वाह होता है ना, जिसको हम कहते हैं अपेक्षा निश्चित हो जाए। तो सभी संबंध जो है वो भी फिक्स है, उसमें क्या मूल्यों का निर्वाह होना है वो भी फिक्स है। यदि दोनों तरफ से फिक्स है और दोनों को स्वीकार है तो फिर जैसा आप बोल रहे थे ना अग्रीमेंट, वैसा अग्रीमेंट ही है इसमें। और जो अस्तित्व सहज है, ऐसा नहीं कि मैंने और आपने बनाया, ये ऐसी ही अपेक्षाएं होती है। गलत अपेक्षाएं आपने और मैंने खड़ी की है, समस्या वहां पे। सही अपेक्षा तो इतनी है, ये मूल्यों का निर्वाह हुआ कि नहीं हुआ, उसका मूल्यांकन हुआ और उससे तृप्ति हुई। किस में तृप्ति हुई? दोनों में हुई, क्योंकि व्यवहार एक में होगा या 2 व्यक्ति में होगा, मिनिमम 2 व्यक्ति में, मिनिमम 2 व्यक्ति में होगा। तो उभय तृप्ति, उभय यानी सभी पक्षों में तृप्ति। 2 है, 3 है, 4 है, जिनके भी साथ व्यवहार हुआ, सभी पक्षों में जो तृप्ति हुई, तो तृप्ति कहां होगी? तृप्ति कहां होगी? जीवन में होगी, क्योंकि ये जीवन की आवश्यकता है। क्या हुआ? किसी का नाम है तृप्ति वहां पे? इसीलिए सब लोग देख रहे हैं। तो तृप्ति यहां होगी, कोई बोलेगा। तृप्ति जीवन में होनी है, और तृप्ति होने के लिए आज भी हम लोग व्यवहार कर ही रहे हैं। ये व्यवहार न्याय के अर्थ में हो जाए, न्याय के अर्थ में हम संबंध को पहचाने, जैसे संबंध है उसको उसी अर्थ में पहचाने, उसके प्रयोजन के साथ। संबंध का प्रयोजन क्या है, यदि ये हम पहचान पाते हैं, उसमें जो निहित मूल्य है, उसमें निहित यानी उसमें है ही, उस संबंध में उन मूल्यों को अगर हम पहचान पा रहे हैं और हम उन मूल्यों का निर्वाह कर पा रहे हैं, और वो निर्वाह करने से मेरे अंदर मूल्यांकन होता है कि मैंने ठीक ठीक निर्वाह किया, ये मूल्यांकन हुआ। जिसके साथ वो निर्वाह हुआ उसमें भी वो मूल्यांकन हुआ, हम दोनों के मूल्यांकन एक हुए, उससे हमें तृप्ति हुई। इतना ही होता है व्यवहार, इतना ही होता है न्याय। तब हम बोल रहे हैं कि न्याय घटित हुआ। पर उसके लिए न्याय की पहचान होना, संबंध की पहचान होना, वो 2 व्यक्ति में या 3 में, सब में एक जैसा होना, ये एक होना, ये एक होना, ये एक होना, तब जाके ये एक होगा। उससे पहले न्याय नहीं है, उससे पहले अनुकूलता प्रतिकूलता है। मेरी मनमानी को जो सपोर्ट करे वो अच्छा, मेरी मनमानी को जो सपोर्ट नहीं करता है वो बुरा।
जो मेरी मनमानी को सपोर्ट करे उससे संबंध है, जो नहीं करता उससे नहीं है। इतना ही है न्याय। संबंधों में न्याय की अपेक्षा है। न्याय नहीं हो पा रहा, ये हमारी पीड़ा है। हम सभी न्याय चाहते हैं, छोटा बच्चा भी न्याय चाहता है। तो न्याय को पाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, सबसे पहला पार्ट, संबंध की पहचान। हमने कल भी बात की थी, संबंध होते ही है या बनाने पड़ते हैं? संबंध होते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लिया, हमने उदाहरण के रूप में देखा था, उसको संबंध बनाना पड़ता है या संबंध होता ही है? मिनिमम उसका संबंध है कि नहीं है? कोई माँ के पेट में ही जन्म लेगा तो माता संबंध तो है ही। 4.5 महीने से गर्भ में, मतलब 9 महीने जो गर्भ में पोषण किया वो माता ने ही किया, तो पोषण के अर्थ में है ही संबंध। प्रकृति के साथ संबंध है ही, वो हवा लेगा, कुछ पानी लेगा, तो संबंध तो है। संबंध जिस अर्थ में है उस अर्थ में हमने पहचाना नहीं है, इसीलिए कभी कभी संबंध होता है, कभी कभी संबंध नहीं होता, निरंतर नहीं रह पाता। तो अब हम सही जो है उसको पहचानेंगे, संबंध किस अर्थ में है ना? तो न्याय में अगर कोई बात हो तो बताइए, हम न्याय को और ठीक से डिटेल में उसको स्टडी करेंगे कि न्याय क्या है, उसको और समझेंगे। संबंध की पहचान कैसे है, मूल्य क्या है, कितने मूल्य हैं? 30 ही मूल्य है टोटल। जैसे हमने कल बात की ना, 10 ही क्रियाएं, 10 ही है, वैसे 30 ही मूल्य हैं, उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम भी नहीं। 30 मूल्य है। उन मूल्यों को देखेंगे, मूल्यांकन कैसे होता है प्रक्रिया के रूप में उसको देखेंगे, और अल्टीमेटली जो फल है उसका रिजल्ट है वो तृप्ति, सभी में तृप्ति। यदि सभी मानव में न्याय घटित हो जाता है तो जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। मानव मानव संबंध में, यदि मानव प्रकृति के संबंध में हम देखेंगे, वहां पे न्याय घटित हो गया नियम के रूप में, हमने समझ लिया, तो वहां पे तृप्ति है। और मानव तृप्ति चाहता है। अगर दोनों जगह, मानव का संबंध 2 ही जगह है ना, या तो मानव का मानव के साथ संबंध है, या मानव के प्रकृति के साथ संबंध है, तीसरा कोई है? तीसरा कोई संबंध है क्या? तो ये दोनों जगह ठीक होता है, तो फिर किससे उसको पीड़ा हो सकती है? पीड़ा देता कौन है? ये दोनों जगह सही आती है ना। यदि ये दोनों जगह संबंध ठीक है, वहां पे ठीक हो गया, तो फिर पीड़ा का कारण ही खत्म। ना दुख है ना दुख का कारण है। तो इसको समझते हैं कि संबंध क्या है। संबंध क्या है इसको देखते हैं। क्या लगता है संबंध क्या है? कोई बता सकता है संबंध क्या है? जहां अपेक्षाएं हैं, वो हमने बात की, जहां अपेक्षाएं वहां संबंध है, बराबर है। और कोई संबंध क्या है? कोई बताएगा संबंध क्या है? साथ में बंधे हुए हैं। अब ये बंधा हुआ, ये पीड़ा वाला बंधा हुआ है या सही के अर्थ में बंधे हुए? वो है ना हमारे साथ लटका हुआ है, वो वाला बंधा हुआ है, या प्रेम से बंधे हुए? पर ये ठीक है, बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं, उसी को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो अनुबंध है। हमारा अनुबंध है किसी से, है ना? हमारा अनुबंध है, अनुबंध है। किस अर्थ में अनुबंध है? हमारा जो जुड़ना है, या हम जो जुड़े हुए हैं, वो किस अर्थ में जुड़े हुए हैं? किस अर्थ में हम लोग जुड़े हुए हैं? हमने देखा ना, हम किस अर्थ में जुड़े हुए हैं? पूर्णता के लिए। एग्जैक्टली, मानव से देव और देव से दिव्य। तो हम किस अर्थ में जुड़े हुए हैं? पूर्णता के अर्थ में। हमारा जो जुड़ाव है वो किस अर्थ में है? इस अर्थ में है, ना कि मनमानी के अर्थ में। इसीलिए संबंध जो है वो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, पूर्णता के लिए अनुबंध, इस अर्थ में संबंध है। पूर्णता मतलब क्या? पूर्णता मतलब
पूर्णता मतलब कौन सी पूर्णता? पीछे। पूर्णता मतलब हमने अभी बात की पहले सेशन में। पूर्णता मतलब गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, जिसमें से गठन पूर्णता का काम जो है अस्तित्व सहज विधि से हो गया है। दो चीजें शेष है, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो हमारा जो भी संबंध है वो पूर्णता के अर्थ में है। हम लोग पूर्णता को पा जाए, पूर्णता को हम अचीव कर ले, इसलिए हमारा संबंध है, ना कि भोग के लिए। अभी संबंध किस अर्थ में है? अभी हमारा संबंध किस अर्थ में है? क्योंकि जो भी हमारा अभी संबंध है वो स्थायी इसलिए नहीं हो पाता, उसका जो प्रयोजन है, उसका जो पर्पस है वो स्थिर नहीं है। ये पर्पस जो है वो स्थिर रहेगा या बदलेगा? ये बदल सकता है कभी? ये कभी चेंज हो सकता है क्या पूर्णता? यदि हम हो भी गए जागृत तो और समझदार होने के लिए तो बना ही रहेगा। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध जो है, जुड़ना है हमारा, इसी को कह रहे हैं संबंध। संबंध जो है वो दो तरीके से है। एक जो है जिसको हम कह रहे हैं मानव का मानव से संबंध, दूसरा जो है जिसको हम कह रहे हैं मानव का प्रकृति से संबंध। जो हमने चार अवस्था देखी ना, उसमें मानव का जो पेड़ पौधे यानी प्राण अवस्था जो है, जो जीव जानवर है, जो जीव अवस्था है, और जो पदार्थ अवस्था है, मिट्टी, धातु, पानी, तो ये तीनों अवस्थाओं का जो संबंध है उसको हम कह रहे हैं मानव प्रकृति संबंध। संबंध है उसको कह रहे हैं मानव मानव संबंध। दो प्रकार से संबंध है और दोनों संबंध किस अर्थ में है? पूर्णता के अर्थ में, पूर्णता को पाने के लिए। हमारा प्रयोजन क्या है? हम किस लिए जुड़े हैं, किस लिए साथ में हैं? क्योंकि हम पूर्णता को पाले, और पूर्णता को पाले यानी आचरण पूर्णता पूर्वक यदि पूरी मानव जाति पूर्णता को पाती है तो उसकी निरंतरता बनी रहेगी, वो हमेशा बना रहेगा। इस अर्थ में हमारे संबंध है। अभी हम जैसे जैसे संबंध को समझेंगे, न्याय को समझेंगे, अपने आप ही अपने अंदर जांचना शुरू हो जाएगा, लिस्ट बन जाएगी कि कौन सा संबंध जो है पूर्णता के अर्थ में है, कौन सा संबंध जो है वो अनुकूलता प्रतिकूलता के अर्थ में है। हमारा डिसीजन कहाँ से डिराइव होता है? हम किसी मान्यतावश चल रहे हैं या संबंध जैसे अस्तित्व में है उस अर्थ में हमने संबंध को पहचाना है। ठीक है, थोड़ी बात मानव मानव संबंध के अर्थ में कर लेते हैं। कुल मिला के मानव मानव के सात ही प्रकार के संबंध है। मानव का मानव से जो संबंध है वो सात ही प्रकार से है, और हर एक संबंध का प्रयोजन जो है वो स्पष्ट है। किस अर्थ में वो संबंध? हर एक संबंध जो है वो उसका कोई पर्पस है, कोई प्रयोजन है, उसी अर्थ में संबंध है। जैसे हम संबंध को कैसे पहचानेंगे? किसी व्यक्ति के रूप में संबंध को पहचानेंगे या किसी क्रिया के रूप में? हमने अभी तक जीवन को कैसे पहचाना? क्रिया के रूप में पहचाना। शरीर को कैसे पहचाना? क्रिया के रूप में। अस्तित्व में क्या क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है और क्रिया शून्य हो रहा है। तो अस्तित्व में जो क्रिया हो रही है उसमें भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जीवन क्रिया है, और क्रिया शून्य के रूप में व्यापक है। इतना ही है अस्तित्व। वैसे ही संबंध भी जो है वो क्रिया के रूप में है। संबंध भी क्रिया के रूप में। जैसे एक क्रिया है पोषण। पोषण होता है कि नहीं हमारा? अलग अलग व्यक्ति हमारा पोषण करते हैं कि नहीं करते? पोषण यानी शरीर के अर्थ में जो भी पोषण हो रहा है, मानसिकता का जो भी पोषण हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पोषण हो रहा है हमारा। जैसे एक बच्चा जन्मता है तो उसका पोषण होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जहां से भी पोषण हो रहा है, जो भी पोषण की क्रिया हो रही है, उस संबंध को हमने नाम दिया माता। अभी माता संबंध का क्या प्रयोजन है? माता संबंध का प्रयोजन क्या है? पोषण करना। अभी एक ही व्यक्ति से होगा, अलग अलग व्यक्ति से होगा? जिससे भी हो रहा है वहां पे हम माता संबंध की पहचान कर सकते हैं, जहां से भी पोषण हो रहा है। ये शिफ्ट है। अभी व्यक्ति में नहीं देख रहे हैं हम लोग, अभी क्रिया में देख रहे हैं।
जहां से भी पोषण की क्रिया हो रही है उस संबंध को हम माता कहते हैं। हाँ, उसको यहां पे रखेंगे। अभी मानव मानव के बीच में बात करें, वो जो धरती माता भी बोला वो उसी अर्थ में है कि वो हमारा शरीर का पोषण करती है, इसलिए हम उसको माता बोलते हैं, गाय को माता बोलते हैं, है ना। छोटे बच्चे को भी सिखा दे चंदा मामा, सूरत दादा। अब वो मामा और दादा क्यों हुआ, हमने वहां तक भी जोड़ लिया। तो संबंध को जो जोड़ना है वो बहुत पुराना है, उसके पीछे कोई संबोधन है। तो कुल मिला के मैं इतना ही कह रहा हूं कि हम जो संबंध को पहचान रहे हैं, अभी जो भी संबंध पहचाने हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे ही पहचाने, धरती माता और ऐसा। पर धरती माता है तो फिर माता को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? यदि धरती को माता के रूप में पोषण के अर्थ में पहचाना होता, इस अर्थ में पहचाना होता कि प्रकृति के साथ मानव का कोई संबंध है और प्रकृति का सहअस्तित्व को बनाए रखना ये मानव का लक्ष्य है, तो धरती को उजाड़ते, धरती का पेट फाड़ते क्या? नहीं पहचाना उस अर्थ में। और वो परंपरा में ऐसे ही बोला गया, धरती माता है, शिक्षा में कहीं पे भी नहीं है। इट्स अ रिसोर्स, एक रिसोर्स है जो तुमको यूज करना है। कितना यूज करें तुम्हारी मर्जी जितना। अच्छा, ना एक व्यक्ति की नीड तय है ना दूसरे की वांट, किए जा रहे हैं जितना मन है। वहां पे भी संबंध को नहीं पहचाना। इसीलिए संबंध की पहचान कहां पे होगी? पूर्णता के अर्थ में होगी, निरंतरता के अर्थ में होगी। वो एक बार हो गई तो हो गई, और वही चीज परंपरा में रहेगी, वही चीज शिक्षा में रहेगी। परंपरा यानी वो परिवार में भी है। कई परिवार में अभी बोला जाता है कि गाय माता है, उसको ये नहीं करना है। समाज में ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा में कहीं पे वो नहीं है। तो गाय को प्लेसमेंट, गाय का प्लेसमेंट इतना ही है कि शरीर को बनाए रखने अर्थ में, पूरी प्रकृति को बनाए रखने के अर्थ में, सह अस्तित्व को बनाए रखने के अर्थ में जीव अवस्था का एक रोल है। उस जीव अवस्था के रोल को यदि हम ठीक ठीक पहचानते हैं, उसके स्वभाव धर्म को पहचानते हैं, उसको उपयोगिता को पहचानते हैं, गाय की परंपरा को बनाए रखने के लिए मेरा योगदान क्या होगा, यदि इस संबंध को हम पहचान पाते हैं तो गाय भी बचेगी, मिट्टी भी बचेगी, धरती भी बचेगी, सभी कुछ बचेगा। अभी उसको बचाना पड़ रहा है। सारे आंदोलन किस लिए हो रहे हैं? जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ। किससे बचाना है? जंगल को हाथी से तो नहीं बचाना ना। बचाना किससे है? सेव ट्रीज, सेव वाटर। पानी इतना सारा है, बचाने की क्या जरूरत है? पर हमने इतना सारा हस्तक्षेप कर दिया कि अब हमको कहना पड़ रहा है भाई उसको बचाओ। किसके लिए बचाओ? आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं रहेगा, या हो सकता है हमारे लिए जो अभी जी रहे उसके लिए भी नहीं रहेगा। वो इसलिए ये स्थिति आई कि उसका जो प्रयोजन है, उसके पर्पस को हमने नहीं पहचाना, उसको व्यापार की वस्तु बना दी। पानी बिकने लगा। अभी भी आप इंटीरियर पार्ट ऑफ जो भारत में की बात कर रहा हूं, वहां पे आप जाओ तो पानी को बेचना एक बड़ा गलत काम मानते हैं। बोले पानी को बेचा जा सकता है। अभी मैं किसी से पूछूं तो उसमें क्या गलत है? तो वो ऐसी एंटिटी नहीं है जिसको हम बेच सकते हैं। दूध, दूध नहीं बेच, 50 साल की पहले की बात कर रहा हूं, दूध कोई बेचता नहीं था। यहाँ की ऐसी स्थिति थी। कई गांव ऐसे हैं जहां पे आप जाओ तो दूध नहीं, हम व्यापार नहीं करते, हम घी बेचते हैं। क्योंकि हमारे परिवार में पर्याप्त जितना हो जाता है, अधिक जो होता है वो हम उसको विनिमय के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं में बातें रही है ना। पर क्यों वो टिक नहीं पाई? क्योंकि उसके प्रयोजन को नहीं पहचाना। किसी ने बोल लिया, इसे मान लिया, वो मान्यता के रूप में रह गया, वो शिक्षा की वस्तु नहीं बन पाया, वो कहीं पे हमारे परिवार में स्थिर नहीं हो पाया। इसीलिए उसके प्रयोजन को पहचाना ये हमारी आवश्यकता है, नहीं तो आज के बाद में भी वो नहीं रहेगी। वो कोई नियंत्रण से हम आज ला भी सकते हैं, हम कानून भी बना सकते हैं कि धरती को वो एक्सप्लोर नहीं करेगा, पानी को वो बर्बाद नहीं करेगा। पर वो कानून बनाने से नहीं होगा जब तक वो मानव में स्वनियंत्रण के रूप में नहीं आता, मानव खुद उसको नहीं स्वीकारता, है ना। जब आपने बोला ना पंखे और लाइट जब चालू रखते हैं तो कितना डिस्ट्रॉय होता है, आपके कहने से नहीं होगा। बच्चा जब खुद समझेगा तब वो होगा। वो खुद कैसे समझेगा? बाय एजुकेशन, शिक्षा से वो समझेगा। तो शिक्षा से अगर ये बात समझ में आती है कि सारे संबंध जो है वो पूर्णता के अर्थ में है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। यदि इस प्रयोजन को मैं किसी व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाइड करता हूं तो मैं उस प्रयोजन को पूरा कर पाता हूं। यदि एक माता अपने बच्चे के साथ पोषण को पहचान पाती है, यदि एक पिता अपने बच्चे के साथ पोषण को पहचान पाता है तो उसके लिए काम करेगा। जैसे एक परिवार में क्या होता है, एक समय तक बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता, दादा दादी सभी लोग उसका पोषण करते हैं। वही माता पिता जब बूढ़े होते हैं तो उनका पोषण कौन करता है? रोल बदल गया।
क्रिया के रूप में तो पोषण ही हो रहा है। तो क्रिया के रूप में जब देखेंगे तो पोषण जो क्रिया है उसके संबंध को हमने नाम दिया माता, वैसे ही एक क्रिया है संरक्षण, जिसको हमने नाम दिया पिता, जिसका नाम है पिता। संरक्षण यानी जो हमने देखा था ना, व्यवहार में सामाजिक हो, व्यवसाय में स्वावलंबी हो, है ना। स्थूल रूप में देखेंगे तो जो उसके शरीर को बनाए रखने के अर्थ में है, जो आवास है ना, उसको कहीं जाए तो कोई तकलीफ ना हो, जिसको हम सामान्य रूप से देखते हैं। और आगे के रूप में देखें तो व्यवहार में सामाजिक हो जाए, व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाए। ये जो संरक्षण है ये जहां पे हो रहा है उसको हम कह रहे हैं पिता। कई बार हम बोलते हैं ना, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, उनसे हमको संरक्षण का भाव आता है। तो जो भी क्रिया यहाँ पे हो रही है संरक्षण की, उस संबंध को हमने पहचाना पिता के अर्थ में। ऐसे ही एक संबंध है जिसको हम कह रहे हैं शिक्षा, जहां से शिक्षा जो है वो मिल रही है, उस संबंध को हमने नाम, क्या नाम है उसका, गुरु। जहां से भी हमको हमारा जो व्यवसाय है या उत्पादन जो है, उस अर्थ में जो है संबंध हमारे हैं, उस संबंध को हमने पहचाना साथी सहयोगी। अब ये क्रिया के रूप में है, ये परिवार के लोग भी हो सकते हैं। यदि परिवार में कुछ उत्पादन चल रहा है, उसमें सभी लोग मदद करें तो सभी साथी सहयोगी हो गए। तो क्रिया के रूप में जहां पे भी व्यवसाय में कुछ हमको सहायता मिल रही है, उसको हम कह रहे हैं साथी सहयोगी। तो हमने देखा पोषण के अर्थ में माता है, संरक्षण के अर्थ में जो संबंध है उसको हमने पिता के रूप में पहचाना। ये सारे प्रयोजन है। यदि पिता है तो उस संबंध का प्रयोजन है संरक्षण, यदि माता है तो उसका प्रयोजन है पोषण, गुरु है तो उसका प्रयोजन है शिक्षा, है ना। उसमें जो शिक्षा ग्रहण करता है, ये शिक्षा देने वाला गुरु है। तो शिक्षा ग्रहण करता है उसको क्या कहेंगे, शिष्य। गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक, जो ऐसा आचरण करता हो उसको हम गुरु कह रहे हैं। शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य में क्या होना चाहिए, जो सबसे कॉमन क्वालिटी है, जिज्ञासा, जिज्ञासु। तभी वो संबंध का निर्वाह हो पाता है। यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो कितने भी अच्छे गुरु हो वो नहीं सीख पाएगा। इसीलिए दोनों में अपेक्षाएं बहुत स्पष्ट हैं, इस संबंध में स्पष्ट है। तो जिज्ञासा का होना और जिज्ञासा का समाधान किसी के पास होना, वो जहां मैच हो गया वहां हम बोले गुरु शिष्य संबंध हो गया। एक और संबंध है जिसको हम कहते हैं प्रगति या उन्नति। उसके लिए जो भी योजना बनाते हैं उसमें सहायक, इसको हम कह रहे हैं भाई बहन या मित्र। हम जो भी योजना बनाते हैं, जो भी हम लोग आगे प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, जागृति के लिए, उसमें जो सहायक लोग हैं वो तो या एक परिवार में भी होते हैं भाई बहन के रूप में, एकोदर भी होते हैं यानी एक ही माता से जन्मे हुए, सहोदर भी होते हैं, या फिर जिसको हम कह रहे हैं समाज में जो होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं मित्र। उनका पर्पस क्या है, हमारी प्रगति यानी जागृति या उन्नति में सहायक होना। ये उस संबंध का प्रयोजन है। अभी आप सभी देखिए, जितने भी संबंध हमने माने हैं इस अर्थ में है क्या, ये आप इस अर्थ में निर्वाह कर पाए, उनका निर्वाह हो रहा है नहीं हो रहा है वो दूसरी बात है। हमारा निर्वाह इस अर्थ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निरंतरता में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और संबंध है जिसको हम कह रहे हैं छठा संबंध है, जिसका पर्पस है शरीर निर्माण। संबंध को हम पहचानते हैं पति पत्नी के रूप में।
इसका प्रयोजन इतना ही है। न्यायपूर्वक जीना ये सभी संबंध में है ही, पर स्पेसिफिक प्रयोजन हम पहचानते हैं तो जब हम पोषण को पहचानेंगे उसको नाम दिया माता, जब हम संरक्षण को पहचानते हैं उसको नाम दिया पिता, जब क्रिया के रूप में शिक्षा यानी जिज्ञासु और प्रामाणिक व्यक्ति के बीच में जो संबंध है उसको हमने गुरु शिष्य संबंध के रूप में पहचाना, व्यवसाय के रूप में हम जहाँ से मदद मिलती है हम जो साथ मिलकर कर रहे हैं उसको हमने कहा साथी सहयोगी, जहाँ पे प्रगति उन्नति जागृति में सहायता मिल रही है उस संबंध को हमने पहचाना भाई बहन या मित्र के रूप में। उसी तरह शरीर निर्माण का जो एक कार्य है उसके लिए जिस संबंध को हमने पहचाना उसका नाम है पति पत्नी, और आखिरी जो संबंध है वो है व्यवस्था संबंध। व्यवस्था संबंध, जो भी मानवकृत व्यवस्थाएं हैं जिसकी हमने बात की, जैसे शिक्षा संस्कार है, उत्पादन है, विनिमय है ना, उसके साथ आगे देखेंगे स्वास्थ्य संयम जो है, उसके साथ हम आगे देखेंगे तो न्याय और सुरक्षा है। ये सारे जो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है उसके लिए जो संबंध है, जैसे शिक्षा का काम एक व्यक्ति कर सकता है, सभी मिलकर करेंगे। जैसे विद्यालय चला तो कोई एक चला रहा है, सभी लोग चला रहे हैं, है ना। और अभी भी हम लोग जो है संबंध में हम किसी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो ये व्यवस्था का जो संबंध है इसको हम कह रहे हैं कि व्यवस्था संबंध। 7 प्रकार से संबंध है, देख लीजिए। इससे 8वां कोई प्रकार का संबंध हो तो बताइए। हाँ, उसको आगे हम देखेंगे। 5 व्यवस्था जो है, हाँ, उसका प्रयोजन है व्यवस्था को प्रमाणित करना। व्यवस्था का जो प्रयोजन है वो व्यवस्था प्रमाणित हो जाए, जैसे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो जाए, जैसे इनका जो कार्य है उसका नाम ही है व्यवस्था संबंध। अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उसको साथ में जब हम प्रमाणित करते हैं, हमारा जुड़ाव किस अर्थ में है? क्योंकि हम व्यवस्था के अर्थ में काम कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था? सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। उसको ही जब पार्ट देखेंगे तो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है। जैसे शिक्षा संस्कार एक कार्यक्रम हो गया, उत्पादन सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष एक कार्य हो गया, स्वास्थ्य संयम एक कार्य हो गया, न्याय सुरक्षा एक कार्यक्रम हो गया। ऐसे 5 कार्यक्रम है, उसको आखिरी सत्र में बात करेंगे। तो वो व्यवस्थाएं जो है इसके अर्थ में हमारा जो जुड़ना है, उसके अर्थ में हमारा जो अनुबंध है, उस पूर्णता को पाने के लिए उस संबंध को कह रहे हैं व्यवस्था संबंध। उसका प्रयोजन है व्यवस्था को प्रमाणित करना। इतने ही संबंध है। इसमें से कुछ संबंध जो है वो परिवार में पाए जाते हैं, कुछ संबंध जो है वो समाज में पाए जाते हैं। कुछ संबंध जो है वो परिवार में है, जैसे ये संबंध परिवार में है, ये संबंध परिवार में है। ये गुरु शिष्य वाला संबंध परिवार में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा गुरु उपलब्ध है तो परिवार में होगा, यदि परिवार में नहीं है तो समाज में होगा। ज्यादातर समाज में होता है शिक्षा के लिए। परिवार में होगा फिर भी समाज में होगा ही, क्योंकि वो परिवार में जो गुरु है वो और लोगों को भी शिक्षा देगा, तो ये समाज में ही होगा। परिवार में भी होगा ही। हम जो जागृत परिवार की बात कर रहे हैं वहां तो परिवार में भी होगा। अभी की स्थिति में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आज की स्थिति साथी सहयोगी संबंध हमेशा रहता ही है। परिवार के बाहर भी रहता है, परिवार के अंदर भी रहता है। भाई बहन संबंध परिवार में होगा, इनका प्रयोजन समान ही है, भाई बहन और मित्र उसी अर्थ में। तो परिवार में जहां पहचाने वहां भाई बहन कह रहे हैं, परिवार के बाहर जहां इस अर्थ में जो संबंध है उसको हम मित्र कह रहे हैं, समाज में जो है वो। और वैसा ही पति पत्नी संबंध जो है वो दोनों का संबंध जो है वो परिवार, 2 परिवारों के बीच होगा। और फिर जब स्थायी होगा तो किसी एक परिवार में होगा। वो जब होगा तो 2 परिवारों के बीच होगा। पति पत्नी 2 अलग अलग परिवार से आएंगे और पति पत्नी का जुड़ना जो है वो इस अर्थ में होगा, और ये फिर किसी एक परिवार की दूरी के रूप में रहेंगे, अगले परिवार परंपरा बनाने के अर्थ में। इसीलिए शरीर निर्माण और व्यवस्था संबंध हमेशा बना रहेगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बनी रहेगी, इसलिए व्यवस्था निरंतरता के अर्थ में है। अगली पीढ़ी बनी रहे, अगली पीढ़ी को शिक्षा संस्कार मिल पाए, उनका स्वास्थ्य ठीक से बना रहे, उनको उत्पादन और विनिमय के साधन सुलभ हो, उनको न्याय जो है वो हमेशा पता रहे,
संबंधों की जो शिक्षा है वो मिलती रहे, उस अर्थ में व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी। इस अर्थ में व्यवस्था संबंध समाज में, इस तरह से कुछ संबंध परिवार में रहेंगे, कुछ संबंध समाज में रहेंगे। और ये संबंध जो है मानव प्रकृति का तीनों अवस्थाओं के साथ, इसका प्रयोजन इतना ही है कि धरती संतुलित रह पाए, धरती का संतुलन बना रहे। इसका प्रयोजन ये है, मानव प्रकृति का संबंध। अभी हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं उसमें क्या हम इस अर्थ में पहचाना है कि धरती संतुलित बनी रहे, या इस अर्थ में पहचाना है कि इसको मैं कैसे उपयोग कर लूं, कितना मैं ज्यादा ले लूं, ये जांचने के मुद्दे हैं। तो हमने संबंधों की पहचान जो है वो किस अर्थ में की रखी है, अभी तक जो कर रखी है संबंधों की पहचान, और जो संबंध सही अर्थ में है उसकी सही पहचान जो है, निरंतरता के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में जो पहचान है, उस अर्थ में संबंध क्या है, इसको अपने अंदर जांच सकते हैं हम लोग। तो ये पहला स्टेप पूरा हुआ संबंध की पहचान के रूप में। आगे हम मूल्यों को समझेंगे। जैसे कहा 30 मूल्य है, उसको बारी बारी हम लोग लेंगे। तो परिवार व्यवस्था के अंदर हमने शुरुआत किया था कि परिवार एक व्यवस्था है, परिवार एक परंपरा है। परिवार एक व्यवस्था है तो किस रूप में व्यवस्था है? तो अगर देखेंगे तो अस्तित्व में सबसे छोटी जो व्यवस्था है जिसको हम व्यवस्था कह सकते हैं वो परमाणु है, क्योंकि उसमें पूरे अस्तित्व का छोटा रूप समाया हुआ था। वैसे ही समाज का जो मानव का जो संबंध है, समाज जिसको हम कह रहे हैं, उसका सबसे छोटा रूप जो है वो परिवार है, क्योंकि परिवार में अलग अलग लिंग के, अलग अलग आयु के, अलग अलग वंश के लोग होते हैं और परिवार की परंपरा भी बनी रहती है। और परिवार को व्यवस्था के रूप में पहचानना, तो परिवार में दो ही कार्य है। एक तो है परिवार में जितने भी लोग हैं सभी के शरीर पोषण के अर्थ में या शरीर बना रहे उसके अर्थ में हम कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं, कुछ विनिमय करते हैं, ना कुछ सेवाएं करते हैं जिससे हमको सारी चीज़ें उपलब्ध हो, जिससे सभी के शरीर बनी रहे। दूसरा, एक जीवन की आवश्यकता है परिवार में, उसके लिए हमने न्याय को देखा। न्याय को देखते हुए हमने ये देखा कि न्याय का अर्थ है संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। संबंध की पहचान को जब हम देखने के तो हमने देखा संबंध किस अर्थ में है, तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। पूर्णता के अर्थ में हमारा जुड़ना है। कौन सी पूर्णता? गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। और वहां पे जब हम देखने गए कि संबंध जो है वो किस प्रकार से है, तो दो ही प्रकार के संबंध दिखते हैं, या तो मानव का मानव से संबंध है या मानव का प्रकृति से। और मानव का मानव और मानव का प्रकृति का जो संबंध है वो किसी प्रयोजन के अर्थ में है, किसी लक्ष्य के अर्थ में है। उस प्रयोजन को जब पहचाने जाते हैं तो क्रिया के रूप में पोषण को पहचाना, उसको कहा माता संबंध, संरक्षण को पिता, शिक्षा को गुरु शिष्य संबंध में देखा, प्रगति और उन्नति के लिए हमने भाई बहन और मित्र संबंध को देखा, व्यवसाय में जो संबंध है वो साथी सहयोगी, शरीर निर्माण के अर्थ में जो संबंध है वो पति पत्नी, और उससे आगे व्यवस्था का जो संबंध है जिसका फैलाव पूरे समाज में है उस रूप में देखा। और प्रकृति के साथ तीनों अवस्थाओं का संतुलित रहना, यानी धरती संतुलित रूप में बनी रहे, क्योंकि तीन अवस्था संतुलित रूप में बनी रहेगी तभी मानव रह पाएगा। यदि यहाँ पे गड़बड़ हो गई, पेड़ पौधे जो है खराब हो गए, कल जाके ज़मीन खराब हो गई, उसमें जो भी क्रॉप आ रहा है उसमें प्रदूषित हो गया, हवा प्रदूषित हो गई, जीव जानवर जो है उसमें रोग आ गया, तो सारा प्रभाव मानव पे आएगा। तो मानव सबसे पहले जाएगा। सबसे लास्ट में कौन आया? धरती पे सबसे लास्ट में कौन आया? पहले पेड़ आया या मानव आया? पहले पेड़ आए। सबसे आखिर में कौन आया? सबसे पहले कौन जाएगा? मानव ही जाएगा। इसीलिए मानव को समझदार होना है, यदि बाकी सबके साथ ठीक से जीना है। और संबंध को जब हम पहचानेंगे तभी हम उसको जी पाएंगे। संबंध को उस अर्थ में पहचान पाएंगे जिसमें उसका प्रयोजन निश्चित है। यदि प्रयोजन निश्चित है तो अपेक्षाएं भी निश्चित है, तब जाके उसको हम कहेंगे संबंध है। नहीं तो फिर आज संबंध है, कल नहीं है। जब हाँ हाँ माइक वो भी व्यवस्था संबंध है, जिससे हमने 5 बोला ना। अभी हम जो बात कर रहे हैं आगे और समझेंगे। उत्पादन कार्य, ये भी एक व्यवस्था संबंध है। विनिमय कोश, हमारे लिए कुछ लोग उत्पादन कर रहे, कुछ हम तक चीजें पहुंचा रहे हैं। हम उस क्रिया को पहचान पाते हैं। जैसे आपने कुछ चीजें कहीं से कुछ लाया, कोई आप तक पहुंचा रहा है,
उसके लिए वो शायद पैसा ले रहा है नहीं ले रहा है वो बात अलग है, पर जब आप तक वो पहुंचा रहा है वो चीज़, तो उसके साथ कोई तो संबंध या संपर्क को पहचानेंगे ना। आगे हम और भी देखेंगे संबंध क्या है, संपर्क क्या है। दो प्रकार के कैटेगरी है। एक को कह रहे हैं संबंध, जैसे आपके घर में बच्चा बीमार है, अब आपके पास चॉइस नहीं है कि आप सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। एक होता है संपर्क, सोसाइटी में कोई और बीमार हो गया तो वहां पे आपकी उनकी अपेक्षा है कि आप जाके काम करोगे। तो परिवार में अपेक्षाएं निश्चित है, संबंध में अपेक्षाएं निश्चित है, संपर्क में उसका निर्वाह आप कर भी सकते हो, ऐच्छिक है, या नहीं भी कर सकते हो, उसको हम कह रहे हैं संपर्क, है ना। दो भेद है। तो कुछ जगह हमारे संपर्क है, कुछ जगह संबंध है। तो अगर देखेंगे इस धरती पे जितने भी लोग हैं, सबसे हमारा एक संबंध तो व्यवस्था संबंध तो है ही। उसमें से भागीदारी जो व्यवस्था में हम कर रहे हैं वो कुछ लोगों के साथ कर रहे हैं, कुछ ही लोगों के साथ कर रहे हैं। उत्पादन में जो भागीदारी वो कुछ लोगों के साथ होगी, हमारे लिए कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो व्यवस्था संबंध उस अर्थ में है। संबंध तो है ही, उसको हमने, अच्छा दूसरा ये भी है, संबंध बनाना नहीं है, संबंध तो है ही, हमने संबंध को पहचानना है। ये जिस भी अर्थ में है, जैसे पोषण मैंने कहा, जब छोटा बच्चा होता है तो माता के रूप में बहता है, जब बड़ा होता है, जैसे हॉस्टल में गया कहीं गया तो कोई और पोषण का काम करता है ना। हम लोग बोलते हैं ये हमारे माता जैसे हैं, कि पोषण की क्रिया तो हो ही रहे हैं। एक आयु के बाद जब माता का शरीर शांत होता है तो कोई और आपका पोषण करेगा। तो क्रिया के रूप में माता हमेशा बना हुआ है। जब तक मानव जन्म लेता है तब तक उसका मृत्यु यानी शरीर शांत होता है, तब तक कोई एक क्रिया है पोषण की जो हो ही रही है, उसके व्यक्ति जो है बदलते रहते हैं, वैसे ही संरक्षण की क्रिया हो ही रही। तो क्रिया के रूप में देख रहे हैं तो जहां जहां वो हो रही है वहां हम उस संबंध को पहचानते हैं। उसमें आयु की भी भिन्नता हो सकती है। जैसे मैंने बताया, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसका पोषण करते हैं, जैसे ही वो माँ बाप एक आयु में होते हैं तो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उनका पोषण करता है। तो उसमें आयु तो रोल बदल गया, क्रिया के रूप में पोषण ही हो रहा है। वैसे ही सारे अर्थ में संबंध, इसलिए प्रयोजन को पहचाना। आज मेरी स्थिति ठीक है, मैं अगर पोषण कर पाता हूँ, उतना सक्षम हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है पोषण की परिवार में। जैसे परिवार व्यवस्था में देखेंगे तो जो आयु के हिसाब से कार्य भी है ना। जैसे जो छोटा बच्चा है उससे कोई ऐसे अपेक्षा करता है कि तुम जाके काम करके उत्पादन करके पैसे लेके आओ। जो बुजुर्ग होते हैं उनसे अपेक्षा रहती है कभी? अपेक्षा किनसे होती है? जो यंग लोग हैं, क्योंकि उनके शरीर में उतनी ताकत है, कुछ काम कर पाएंगे। पूरकता क्या होगी परिवार में? जैसे जो बुजुर्ग हैं उनकी पूरकता इस अर्थ में कि उन्होंने कुछ गेन किया है इतने सालों में, तो उनका जो अनुभव है, तजुर्बा है, वो अगली पीढ़ी को काम है। आप इमेजिन करो, यदि एक यंग लोग हैं, उनको ही बाकी सारे काम भी करने हैं, है ना, तो बैलेंस कभी परिवार में नहीं बन पाएगा। अच्छा, बच्चे हैं, उनके पास वक्त ही वक्त है, उनका जो तीसरी पीढ़ी के साथ तालमेल होना है या वो जो होना है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं या जो भी हैं उनके पास एक अनुभव है, वो शेयर करना चाहते हैं, और कोई एक पीढ़ी है जो ज्ञान लेना चाहती है। ये पूरकता है तीन पीढ़ी में, ये व्यवस्था है परिवार में, और ये नेचुरल है। तभी संतुलन हो पाएगा, तभी परिवार व्यवस्थित हो पाएंगे। इसको जब हम पहचानते हैं तब उसकी ओर ध्यान जाता है, तब उसको महत्व समझ में आता है। ये महत्व समझ में नहीं आना, रिक्तता होना, ये आज की समस्या है। आज की समस्या है, ना माँ बाप के पास कुछ देने के लिए है, ना दादा दादी के पास कुछ देने के लिए है, इसीलिए हम साथ में नहीं रह पाए। जिस दिन पता चला कि अभी मान लो ऐसा कि कोई एक परिवार है जहाँ सब समझदार है, तो उस समझदार परिवार में कैसा होगा? दादा दादी जो है उनके पास अनुभव संपन्न लोग हैं, तो बच्चों को पढ़ाएंगे। यंग लोग हैं वो भी अनुभव संपन्न है, उत्पादन और सब कार्यक्रम में लगेंगे, तो परिवार में कैसा होगा? वो परिवार कैसा होगा? उस परिवार में ये होगा कि नहीं होगा? समृद्धि के रूप में वस्तु भी होगी, समृद्धि के रूप में भाव भी होगा कि हमारे पास पर्याप्त है, और जितना भी शेष है वो समाज गति में लगाएंगे। तो ये एक परिवार में तभी हो पाता है जब हम परिवार को एक व्यवस्था के रूप में पहचान सकते हैं, परिवार को एक परंपरा के रूप में पहचान सकते हैं। नहीं तो फिर बोझ बन जाता है। बच्चे पैदा करना या बच्चों को पालना भी एक बोझ है, माता पिता को रखना भी एक बोझ है, क्योंकि हमने भूमिका ही नहीं पहचानी, उसके प्रयोजन को ही नहीं पहचाना। ये सारी चीजें नहीं होने से, उसका प्रयोजन नहीं पहचानने से आदमी एक अकेले तक आ गया, सिंगल तक आ गया भौतिकवाद में। और जहां पे जब साथ में भी थे,
सारे उदाहरण हम देखते हैं, ज्ञान के लिए घर छोड़ के चल दिए, तो घर में कौन करेगा? अब 20-25 साल में हम घर छोड़ के चल गए, घर के निर्वाह कौन करेगा? जो बुजुर्ग पीढ़ी वो कमाएगी क्या? परंपरा नहीं बन सकती। इक्का दुक्का लोग चले गए, है ना, पूरा समाज चला जाएगा तो क्या होगा? ये काम हो पाएगा क्या? चलो मान लो सबने तय कर दिया शादी वादी नहीं करनी, अगली पीढ़ी बनेगी कैसे? तो कुछ है जो प्रयोजन है, कुछ प्रयोजन के अर्थ में संबंध है, उसको हमको पहचानता है। अपवाद के रूप में लोग हो ही सकते हैं, पहले भी थे, अभी भी हो सकते हैं, है ना। पर जो शादी नहीं भी करता वो भी किसी परिवार में या किसी संस्था में रहता है, वो भी एक परिवार है, वो भी कुछ ना कुछ उत्पादन कार्य में सहयोगी होगा, है ना, वो भी सारी चीजें करेगा, सिर्फ एक काम में भागीदारी नहीं कर रहा है। यहां पे बाकी सारे संबंध तो उसके भी होंगे, वो भी कहीं ना कहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहा होगा, शिक्षा दे रहा होगा। इसीलिए संबंध से काट ही नहीं सकते हम संबंध में ही हैं। मान लो एक आदमी अकेला होकर जंगल में चला गया तो ये संबंध तो रहेगा ही ना, और वो जो आया है वो भी किसी माँ के पेट से ही आया है, तो वहां पे जो संबंध था, संबंध तो है ही, हमको सिर्फ पहचानना है। वो भी जिस यात्रा में गया, जिसको सुन के उसने जंगल में जाने का तय किया, वो किसी गुरु ने कुछ बोला होगा तभी गया है। कहीं पे से आप देख लो संबंध नहीं, ऐसा है ही नहीं। उसके पोषण के लिए किसी ने काम किया होगा, उसके संरक्षण के लिए किसी काम होगा। वो भी जब कोई आश्रम में रहता है तो किसी के संरक्षण के लिए काम करता है। तो कोई भी विधा से आप देख लो, संबंध है, प्रयोजन के अर्थ में है, उसका निर्वाह जो है वो इसलिए निरंतरता में नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो संबंध की पहचान है वो बदलती रहती है, वो स्थिर इसीलिए स्थिर नहीं हुई कि हमने प्रयोजनों को नहीं पहचाना। प्रयोजन की पहचान कहाँ होती है? प्रयोजन की पहचान कहाँ होती है? चिंतन में। यहां पे क्या हो रहा है? चित्रण में परिवर्तनशील चीजों की पहचान हो रही है। इसीलिए संबंध को इस अर्थ में पहचानना, यहां से हमारी शुरुआत होगी न्याय के लिए। तो न्याय के लिए शुरुआत हो गई है, खाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो भोजन के लिए चलते हैं। हाँ हाँ, आप कर दीजिए उसको। ठीक है, बढ़िया, आगे देखते हैं। मिनट कुछ उनको अनाउंसमेंट करनी है।